नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, इंस्पेक्टर मनोज और दौलत का अंधा। इंस्पेक्टर मनोज और दौलत का अंधा। चित्रांकन चित्रक, लेखक अशीत चटर्जी। फुर्सत के दिन थे, अतः इंस्पेक्टर मनोज ने 15 दिन की छुट्टी ले ली और रामगढ़ जाने का निर्णय कर लिया। तो आप सचमुच रामगढ़ जा रहे हैं? हाँ, सुना है रामगढ़ स्वर्ग सा सुंदर एवं मनोरम है। वहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, हरे भरे वृक्ष, झरने, झील और प्रकृति का सौंदर्य तो देखते ही बनता है। फिर तो आप मुझे भी अपने साथ रामगढ़ ले चलिए सर, ताकि तुम वहाँ भी मेरा दिमाग चाटो। नहीं नहीं, तुम थाने में ही अच्छे लगते हो। लेकिन सर, परंतु इंस्पेक्टर मनोज हवलदार की बात पूरी होने से पहले ही लंबे लंबे डग भरता हुआ कक्ष से बाहर चला गया। दूसरे दिन सुबह ही अपने सफ़र का सामान अटैची में भर इंस्पेक्टर मनोज ने अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बांध लिया और फ्लैट को लॉक कर मोटरसाइकिल पर सवार हो गया। लेकिन अभी उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की ही थी कि हवलदार को मेन गेट से अंदर दाखिल होते देख चौंक उठा। अरे वीर बहादुर, इतनी सुबह सुबह? फिर जैसे ही हवलदार निकट पहुंचा, मनोज हैरान स्वर में बोला, तुम यहाँ इतनी सुबह? खैरियत तो है ना? अब खैरियत ही खैरियत है सर। अगर आप मुझे छोड़कर चले जाते तो लोग मेरा जीना दूरभर कर देते। यानी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? सर, परछाई भी कभी शरीर से दूर हुई है? पूरा डिपार्टमेंट जानता है कि मैं आपकी परछाई हूँ। परछाई के बच्चे, तेरी नौकरी का क्या होगा? मैंने कल ही छुट्टी सैंक्शन करा ली थी सर। हो गया सत्यानाश। लगता है इस बार भी छुट्टियाँ आराम से नहीं गुजरेगी। तभी चलिए सर, अब आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? मैं बैठ चुका हूँ। मुझे मालूम है। उफ! गहरी सांस छोड़ते हुए इंस्पेक्टर मनोज ने मोटरसाइकिल दौड़ा दी। रामगढ़ पहुंचकर इंस्पेक्टर मनोज ने वहां के सबसे बढ़िया होटल ब्लू हेवन में डबल बेड का आरामदेह महंगा कमरा लिया तो हवलदार चुप न रह सका। सर, इतना महंगा कमरा लेने की क्या ज़रूरत है? आप इस इलाके के दरोगा को अपने पहुंचने की खबर कर दें, वह फ्री में सारा इंतजाम कर देगा। खामोश! फिर इंस्पेक्टर मनोज हवलदार को खींचते हुए काउंटर से दूर ले गया और डपटते हुए बोला, अपनी जुबान बंद रखो बेवकूफ़। यहाँ किसी को हमारी असलियत का पता नहीं चलना चाहिए, वरना मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ कर रख दूंगा, समझे? यस सर। हाथ नीचे, हाथ नीचे मूर्ख! हवलदार घबराकर हाथ नीचे करते हुए बोला, अब क्या हुआ सर? तुम्हारा सिर। अब चलो यहाँ से। यस सर। लेकिन मनोज की हिदायत का ध्यान आते ही हवलदार ने सलाम के लिए उठते हुए हाथ को नीचे धकेला और उसके पीछे चल दिया। अपने कमरे में पहुंचकर दोनों पहले स्नान आदि से निवृत्त हुए, फिर हैवी ब्रेकफास्ट निपटाकर सैर के लिए निकल पड़े। वाह सर, क्या जगह है! अभी तुमने देखा ही क्या है वीर बहादुर। कुछ दिन यहाँ रह लोगे तो फिर वापस जाने को तुम्हारा मन ही नहीं करेगा। फिर दोनों घूमते घामते काफ़ी दूर निकल गए। जब वे वापस लौटे तो रात हो चुकी थी, अतः दोनों ने भोजन किया और अपने कमरे में पहुंच अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। इसी तरह सैर सपाटे मौज मस्ती करते 3 दिन गुजर गए। हवलदार वीर बहादुर की तो जैसे पौ बारह हो गई थी। वह अपने आप को किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं समझ रहा था। आज उसने वही शर्ट पैंट पहनी थी जो पिछले दिन इंस्पेक्टर मनोज ने उसके लिए बाजार से खरीदी थी। जब वह तैयार होकर मनोज के सामने आया तो मनोज बरबस ही बोल उठा, वाह, आज तो तुम जच रहे हो प्यारे। रामगढ़ में आई तितलियों की नींद मत चुरा लेना। आप भी कैसी बातें करते हैं सर? मैं भला क्या जानूं नींद चुराना किसे कहते हैं? हा हा हा। इंस्पेक्टर मनोज हवलदार की अदा पर बेइख्तियार हंस पड़ा। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और इंस्पेक्टर मनोज की हंसी थम गई। देखो कौन है? जी सर। दूसरे ही पल हवलदार आगे बढ़ गया, लेकिन दरवाजा खोलते ही हवलदार हक्का बक्का सा खड़ा रह गया। उसको इस दशा में खड़ा देख इंस्पेक्टर मनोज चौंक कर बोला, कौन है वीर बहादुर? तो तितली। उधर सामने खड़ी युवती हवलदार के जवाब पर मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम मंजू है। क्या मैं इंस्पेक्टर मनोज से मिल सकती हूँ? आए, इसे कैसे पता चला कि साहब यहाँ हैं? हवलदार साहब को सोच में डूबा देख मंजू बोली, हवलदार साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरा इंस्पेक्टर मनोज से मिलना बहुत ज़रूरी है। ओह, आइए। तब हवलदार मंजू को अंदर ले आया। साहब, यह देवी जी आपसे मिलने आई हैं। जब आप आ ही गई हैं मिस मंजू, तो खड़ी क्यों हैं? बैठिए। थैंक यू। युवती के बैठने के बाद इंस्पेक्टर मनोज गंभीर स्वर में बोला, लगता है आप काफ़ी लंबा सफ़र तय करके मुझसे मिलने आई हैं। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? आपके बिखरे उलझे और धूल में लिपटे बालों को देखकर सिर्फ यही नहीं, मैं तो यह भी जानता हूँ कि कल मार्केट में आपने मुझे देखा था और पहचान लिया था। हाँ, लेकिन
इंस्पेक्टर मनोज युवती की बात बीच में ही काटता हुआ बोला, दरअसल आप मुझे बड़े गौर से देख रही थी, तब मुझे अजीब सा लगा था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि आप मुझे क्यों देख रही थी। असल में मैं उस समय इस दुविधा में थी कि आपसे बात करूं या ना करूं। हवलदार बोल उठा, वाह सर, फिर तो आप यह भी जानते होंगे कि मंजू जी को आपका पता कैसे मालूम हुआ। यह तो बड़ी साधारण सी बात है हवलदार, अगर दिमाग पर जोर डालो तो तुम भी जान जाओगे। अजी साहब, मेरे पास इतना दिमाग कहाँ कि आपकी तरह बैठे बिठाए सारी बातें जान लूँ। आप ही बता दें तो अच्छा होगा। सुनो हवलदार, जब हमने दुकानदार को सामान इस होटल में पहुंचाने का आदेश दिया तो मंजू जी जान गई कि हम इन्हें कहाँ मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक इंस्पेक्टर साहब, होटल का नाम सुनने के बाद ही मैंने आपसे यहाँ मिलने का निश्चय किया था। हाँ, तो अब आप बताइए, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मेरी जान खतरे में है। ओह, आपको किससे जान का खतरा है और क्यों। मैं उसे नहीं जानती कि वह मेरी जान क्यों लेना चाहता है, उसकी मुझसे क्या दुश्मनी है। मंजू जी, अगर आप मेरी मदद चाहती हैं तो साफ साफ बताइए कि चक्कर क्या है। देखिए देवी जी, सब कुछ जाने बिना साहब आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तब मंजू ने विस्तार से बताना शुरू किया। मेरा नाम तो आप जान ही चुके हैं, मेरी एक छोटी बहन भी है, उसका नाम उषा है, वह मुझसे 1 साल छोटी है। हम दोनों बहनें पहाड़ी के उस पार तारागढ़ में अपने नाना राणा रणबीर सिंह जी की पुश्तैनी हवेली में डैडी प्रभु दयाल के साथ रहते हैं। जब मैं 10 साल की थी तभी मम्मी का देहांत हो गया था। हम हॉस्टल में रहते थे, डैडी हमारा खर्चा भेजते रहते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद पिछले साल डैडी हमें यहाँ ले आए, क्योंकि नाना जी का भी स्वर्गवास हो चुका था और उनकी संपत्ति की देखभाल की जिम्मेदारी डैडी पर ही आ पड़ी थी। अर्थात तुम्हारी मम्मी अपने पिता की इकलौती संतान थी। जी हाँ, लेकिन दुर्भाग्य से हम दोनों बहनें नाना जी के जीते जी उनसे नहीं मिल सकी। वो क्यों? क्योंकि मम्मी ने डैडी से प्रेम विवाह किया था। नाना जी इस शादी से इतने नाराज हुए कि उन्होंने डैडी से मिलना तो दूर, मम्मी को अपने घर में कभी कदम न रखने का हुक्म दे डाला था। मम्मी भी जिद की पक्की थी, जीते जी नाना जी से मिलने कभी नहीं आई। ओह, तो फिर तुम्हारे डैडी उनके संपर्क में कैसे आए? डैडी कहते हैं मरने से पहले नाना जी ने खत लिखकर उन्हें बुलाया था। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि अचानक तुम्हें यह क्यों महसूस होने लगा कि कोई तुम्हारी जान लेना चाहता है। वही बताने जा रही हूँ इंस्पेक्टर साहब। मैं विजय से प्यार करती हूँ, वह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। हम दोनों शादी करना चाहते थे, डैडी ने भी अपनी इजाज़त दे दी है। अगले सप्ताह हमारी शादी होने वाली है, लेकिन जब से हमारी शादी की तारीख तय हुई है तभी से मुझे एक अज्ञात आदमी धमकी पर धमकी दे रहा है। वह मुझे 2 पत्र भी लिख चुका है और कई बार फ़ोन भी कर चुका है। आखिर वह चाहता क्या है? वह कहता है कि मैं विजय से शादी ना करूं। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मुझे खत्म कर देगा। आखिर किसी अज्ञात आदमी को तुम्हारी शादी से क्या इतराज हो सकता है? यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। हो सकता है आपका कोई और चाहने वाला भी हो सकता है, पर मैं अपने किसी ऐसे चाहने वाले को नहीं जानती। लेकिन तुम्हारे डैडी को तो इन धमकियों की जानकारी होगी। हाँ, तो फिर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? डैडी इस मामले को तूल नहीं देना चाहते थे। उन्हें डर है कि बात जाहिर होने से मैं बदनाम हो जाऊंगी और तब शायद विजय भी मुझसे शादी करने से इनकार कर दे। क्या वे धमकी भरे खत तुम अपने साथ लाई हो? जी हाँ, कहते हुए मंजू ने अपने पर्स से 2 पत्र निकालकर इंस्पेक्टर मनोज की ओर बढ़ा दिए। यह लीजिए। पत्र लेकर इंस्पेक्टर मनोज ने तुरंत पत्र का मजमून पढ़ डाला और बोला, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो ये पत्र मैं अपने पास रख लूं? जी, मुझे क्यों ऐतराज होगा? ठीक है, अब तुम जाओ और पूरी तरह निश्चिंत होकर विजय से शादी करो। मैं देखता हूँ वह बदमाश तुम्हारा क्या बिगाड़ता है। थैंक यू। अब मैं आपसे शादी के बाद ही मिलूंगी। क्यों? क्या आप हमें अपनी शादी पर नहीं बुलाएंगी? सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर डैडी को पता चल गया कि मैं आप लोगों से मिली हूँ और सब कुछ बता चुकी हूँ तो वे बहुत नाराज़ होंगे। इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ कि चाहते हुए भी मैं समझ रहा हूँ मिस मंजू, आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, अब मैं चलती हूँ। हाँ जाओ, पर वादा करो शादी के बाद हमसे आशीर्वाद लेने यहाँ ज़रूर आओगी। अवश्य। तत्पश्चात मंजू चली गई। मंजू के जाने के बाद हवलदार बोला, सर, मेरा ख्याल है कोई बदमाश मंजू के साथ मजाक कर रहा है। भला कोई उसकी जान क्यों लेना चाहेगा? हो सकता है तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो, पर जब तक मंजू की शादी नहीं हो जाती हम इस मामले को मजाक समझकर शांत नहीं बैठ सकते। लेकिन आप उस धमकी देने वाले को ढूंढेंगे कैसे?
यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। तभी एक विचार बिजली की तरह इंस्पेक्टर मनोज के मस्तिष्क में कौंध गया। अगर मंजू की दी गई धमकी में कोई दम होगा तो निश्चित रूप से वह आदमी मंजू पर नजर रखे होगा। हो सकता है वह इस समय यहीं कहीं आसपास मौजूद हो। इस विचार के दिमाग में आते ही इंस्पेक्टर मनोज खुली हुई खिड़की की तरफ लपका। इत्तेफाक से वह खिड़की होटल के सामने वाले भाग की तरफ ही खुलती थी। कुछ ही क्षणों बाद वह बाहर झांक रहा था। इंस्पेक्टर मनोज की तेज निगाहें उस आदमी की तलाश में भटक रही थी जिसे मंजू में दिलचस्पी हो, परंतु उसे कोई व्यक्ति कार के आसपास नजर नहीं आया। लेकिन कार जैसे ही आगे बढ़ी, इंस्पेक्टर मनोज बुरी तरह चौंका। ओह! पलक झपकते ही वह सब कुछ भांप गया। दूसरे ही पल वह हवलदार की तरफ पलटता हुआ बोला, हवलदार, मंजू की जान खतरे में है, मेरे साथ आओ। इंस्पेक्टर मनोज और हवलदार वीर बहादुर लगभग दौड़ते हुए नीचे पहुंच गए। फिर होटल की इमारत के बाहर निकलते ही इंस्पेक्टर मनोज दूर जाते बूढ़े की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो रहा, इसे जाने मत देना, मैं मंजू के पीछे जा रहा हूँ। यस सर, कहने के साथ ही हवलदार उस दिशा में दौड़ पड़ा जिधर वह बूढ़ा जा रहा था। तब इंस्पेक्टर मनोज भी न रुका। कुछ ही देर बाद वह मोटरसाइकिल पर सवार होकर कार वाली दिशा में चल पड़ा। जल्द ही वह कार इंस्पेक्टर को नजर आने लगी जिसमें मंजू जा रही थी। जैसे भी हो, मुझे मंजू को बचाना है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।